नमस्कार दोस्तों, मैं वीरूस और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज एसटी नंबर एसएससी की 82 सॉल्व करने वाले हैं। और उसका देखो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना। चलिए पहले सवाल को हल करते हैं बिना वक्त गवाए, देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल जो आपका है वो है आपका कि एक द्विघात समीकरण है जो लिखा हुआ है 3x² + 4x + 5 = 0 लिखा है के मूल अल्फा और बीटा हैं और वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा कर दिए जाएं। एक बात ध्यान रखना, हमेशा ये सवाल बनाना सबसे सिंपल होता है कि कोई भी इक्वेशन लिखी है आप नोट कर लीजिएगा और जरूरी भी है कि आपको पता रहे। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर कोई भी इक्वेशन है ऐसे लिखी हुई है ax² + bx + c = 0 और उसके रूट अल्फा और बीटा है, अगर उसके रूट्स आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उनके ये दोनों कोफिशिएंट आपस में बदल जाते हैं। बस इसका मतलब है इसकी नई इक्वेशन जो बननी चाहिए वो आएगी 3x² + bx + a, मतलब पहला और तीसरा आपस में बदल जाता है। तो देख लो जिस ऑप्शन में पहला और तीसरा बदला होगा वही उस सवाल का आंसर होगा। मतलब 5 आगे आना चाहिए 3 पीछे आना चाहिए, 5 आगे आना चाहिए 3 पीछे आना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको बिना टाइम गवाए आप देख सकते हैं। देखिए इधर कि अगर आप दूसरे सवाल की चर्चाएं करो और सारे सवाल अपने प्रीवियस ईयर के ही होते हैं भाई एसटी में। ठीक है, तो एसटी को आप ध्यान से देखा करो, बड़ी अच्छी सी होती है कहानियां इसमें और अच्छी चीजें हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत सही समझ में आपका आएगा कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। बहुत सारे सवाल इसके अंदर अच्छे से बोला गया है। अगर ये इक्वेशन ऐसे कहीं भी लिखी है, कुछ भी हो ऐसा सवाल, बड़े आसानी से आप देख सकते हो। अगर कभी ऐसा हो जाए साहब, कभी भी हो जाए कि 2x और y मान लो दो संख्या और उनका गुणनफल कभी 1 आ जाए, तो इस कंडीशनल अलजेब्रा की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि 1/x + 1 और 1/y + 1 का मान हमेशा 1 होता है। अगर ये सिचुएशन कहीं भी दे रखी है तो इसका आंसर भाई साहब हमेशा हमेशा कितना होगा? 1 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए 1 होगी आंसर। इसका मतलब है आंसर नन ऑफ दी जाना था इस सवाल का। और इस बात को आप ऐसे समझ लें। अब देख लो इधर, इसको ऊपर देख लेते हैं। अगर आप इन दोनों का गुणा कराते, x और y का गुणा कराते, मैं इधर हल कर देता हूँ, x और y का गुणा कराते तो √3 + 2 और √3 - 2, इसको हल करेंगे तो ये आएगा √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, तो 3 - 2 कितना आएगा? 1। अगर गुणनफल 1 आ रहा है तो ये पूरी सिचुएशन का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है अपना? अगला सवाल क्या है? ये भी बहुत अच्छा होता है कि अगर बोला गया है कि दो संख्याओं का HCF 25 है। सवाल देखिएगा अगला, दो संख्याओं का HCF 25 है और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड जो है आपके वो दे रखे 13 और 14। तो मैं इस सवाल की थॉट आपके पास ये है कि जब भी कहीं पर भी एलसीएम होता है तो एलसीएम जो होता है वो HCF और को प्राइम नंबर का गुणनफल होता है। को प्राइम नंबर का गुणनफल होता है। जैसे उसने बोला कि एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर आपके को प्राइम होंगे। और तुमसे बोला गया है कभी भी ये ध्यान रखना, कभी भी संख्या लिखी जाती है, संख्या के अंदर दो चीजें होती हैं, एक उसका एचसीएफ होता है और एक उसका को प्राइम नंबर होता है। जो लोगों ने क्लास में पढ़ा है उनको बहुत अच्छी सी बात समझ में आ रही होगी कि जब भी कभी भी संख्या लिखी होती है, एलसीएम कभी आता है तो एलसीएम होता है एचसीएफ इनटू को प्राइम नंबर का गुणनफल। एलसीएम में ये बोल दिया गया कि 13 और 14 उसके दो फैक्टर है। इसका मतलब कोई भी संख्या लिखनी हो उसमें एचसीएफ और को प्राइम नंबर होते हैं। दोनों को पहले जोड़ लो, जैसे ही दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि योग बताना है ना, तो 13 और 14 को जोड़ोगे तो 27 आएगा और 27 में तुम्हें कितने का गुणा कराना है भाई साहब? 25 का। और 27 में 25 का गुणा कराओगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और 50 जोड़ दो 675। 675 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है अपना?
अगला सवाल देखो, ये सवाल भी अच्छा है। एक त्रिभुज के शीर्ष 3,2, 9,8,9, 10,13 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालना ही चाहते हो तो ऐसे समझ लो, इसे शिफ्टिंग ऑफ रूट से निकालते हैं। x इंटू एक्स माइनस 1 ये सब नहीं लगाने वाले। एक लिखा है 8,9, दूसरा लिखा है 10,13, तीसरा लिखा है 3,2। ठीक है, तो हम क्या करें, शिफ्टिंग ऑफ रूट्स लगा दें। ये 3,2 लिखा है, एक लिखा है 8,9 और एक लिखा है 10,13। अगर शिफ्टिंग ऑफ रूट लगाएंगे तो किसी एक के कोऑर्डिनेट जीरो कर देते हैं। कोऑर्डिनेट जीरो करने का मतलब है इस वाले के कोऑर्डिनेट जीरो करोगे तो इसके लिए -3 चाहिए, इसके लिए -2। जितना आपने शिफ्ट पहले में किया है सब में उतना ही शिफ्ट कर दो। जैसे ही आप शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा 5,7 और ये आ जाएगा आपका 9,11। इसका मतलब है 5,7 और 9,11 का इफेक्ट लिखो तो ये आएगा कितना, 55 और ये कितना आएगा 63 और इसमें से इसे घटा दोगे तो ये बचेगा कितना, 55। 63 में से अगर 55 घटाओगे, सॉरी 9 7 63 हो गया और ये 55 हो गया। ठीक है, तो इसे घटाओगे तो ये हो जाएगा 5 6 8 आ जाएगा। सही लिखा है, हाँ सही है। 10,13 था ना, 3,2 है ना, हाँ 3,2 है तो ये जीरो, ये 5 में से 3 8 गया तो कितना आएगा, 5 आया। 9 में से 2 गया तो कितना आएगा, 7 आया। और ये 10 में से 3 गया, 9 आएगा, 7 आएगा। सॉरी, यही गलती हुई है, बस यही गलती हुई है, यही गलती हुई है, आंसर मैच नहीं किया इसमें। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ देखो 10 में से 3 जाएगा 7 और 9 में से 2 जाएगा 11। लगा दो इसे, 7 कॉमा कितना हुआ 11, ये बन के कितना हो गया 49, ये बन के कितना हो गया 7, तो ये हो गया 55 और इसमें से इसे घटाओगे तो बचेगा 6 और 6 का आधा कर दो। 6 का आधे का मतलब है 3 यूनिट इस सवाल का आंसर होगा। 3 यूनिट इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है, 5 नंबर। अच्छा, ये सवाल बहुत अच्छा है, सीआई का एक अच्छे सवालों में इसकी गिनती होती है और ये आपका इंस्टॉलमेंट का सवाल है, मतलब कहते हैं क्या, किस्त वाला सवाल है, किस्त वाला। ठीक है, देखो क्या बोला है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को उधार लेता है और पहले साल 4,000 रुपये और दूसरे साल 7,700 रुपये का भुगतान करके चुकाता है। यदि ब्याज की दर कितनी हो, 10% हो, चक्रवृद्धि देय हो, वो भी कैसी है, चक्रवृद्धि देय हो, तो बताओ कितने रुपए उसने उधार लिए थे साहब। तो सबसे मजेदार बात यह है कि तुम देखो, पहले तुम जब लिखोगे पहले साल के लिए, जब आप एंड पे जाओगे तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है, पर मुझे ये पता है कि उसको 4,000 रुपये पे करेंगे। यहाँ से जब आगे जा रहे हो, सेकंड पे जा रहे हो, तो यहाँ पर वो पे करा रहा है कितना, 7,700 रुपये। ठीक है, चलो 10% की रेट है, 10% को आप लिख सकते हो 1/10। इसका मतलब है कि हम यहाँ का अगर कैलकुलेशन देखें तो 10% का मतलब 10 से 11 हो जाएगा। 10 से 11 होने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये 700 गुना हो रहा है और इसका अगर 700 गुना करोगे तो ये बनेगा 7,000 रुपये। 7,000 रुपये का मतलब ये है कि जो तुम्हारे पहले साल का पैसा था वो मूलधन नहीं पता, पर टोटल पैसा बन गया 11,000 रुपये। मतलब एक साल में 11,000 रुपये बन जाता है। तुम्हारे हिसाब से एक साल में 10 से कितना बनता है, 11। कितने गुना हो गया, तो ये हो गया 1,000 गुना। अगर इसका 1,000 गुना करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10,000 इस सवाल का आंसर। तो पांचवें का आंसर कितना होगा, 10,000 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए छठवां सवाल देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। x पे पावर 4 प्लस x पे पावर -4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 194 दे रखी हो, तो बताओ x - 2 के स्क्वायर का मान कितना होगा। तो बहुत ठीक ठाक सा है, चलो देख लेते हैं। x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 की वैल्यू 194 दे रखी है। पावर डाउन करना आना चाहिए, पावर हमेशा आधी की जाती है। अगर पावर आप आधी करोगे तो 2 जोड़ते हैं या 2 घटाते हैं, पावर डाउन करते हैं तो 2 जोड़ोगे तो 196 बनेगा और 196 कितने का होता है, 14 का होता है। और पावर छोटी करोगे तो आधी पावर पे आप पहुंचोगे तो 1 हो जाएगी पावर, इसमें 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 16 और 16 कितने का होता है, 4 का। इसको कैलकुलेट कर दो, x² + 1 बराबर क्या आ जाएगा, 4x। तो मैं ये बोल सकता हूँ x² - 4x की वैल्यू आ जाएगी -1।
तुमसे जिसकी वैल्यू पूछी है उसको लिख दो। अगर इसे लिखोगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। और इतने हिस्से का मान पता है कितना है, -1। तो 4 में -1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। 3 इस सवाल का आंसर होगा साहब, छठवें का आंसर आएगा 3। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है। इस वाले सवाल को देख लो, ये थोड़ा सा सिंपल सा सवाल है और आसानी से बनने वाले सवालों में से एक रहा है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 73,500 है, यार जीरो नहीं है, एक जीरो ज़्यादा आ गया है। ठीक है, चलो ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, तो इसको ऐसे कर लो, ए लिखो, ऐसे ना लिखो, पीछे लिखते हैं। सवाल पहले पढ़ लो, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, तो अगर आप बी 100 मानोगे तो ए आपका मानना पड़ेगा 145। ठीक है, सी की आय ए प्लस बी की आय के योगफल से 60% कम है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 245 हो जाएगा। 60% कम करोगे, इसका मतलब 40% निकाल दो, और 40% अगर इसका निकालोगे तो ये बनेगा 98 बनेगा। डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू जो है सी की आय से 20% अधिक है, तो तुम 98 का 120% निकाल दो, 98 का 120% निकाल दो, और 98 का 120% निकालोगे तो ये आएगा 12 ठीक कितना आ जाएगा 96, और 12 निम्मा कितना होता है 108, 108 और 9 कितना हो जाएगा 117, और पॉइंट लगाओगे तो ये आ जाएगा 117.6 आएगा। ठीक है, मोटा मोटा देख लो तो 100 1200 हो गया, 1200 में से 24 घटा दो, ठीक है, यही आएगा। उन्होंने बोला डी और डी का अंतर, बी और डी का अंतर देखोगे तो 17.6 आएगा, और 17.6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 13,200 दे दी है। इसका मतलब एक का मान आएगा 13,200 बटे 17.6, पॉइंट उठाओगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, आ गया। तुमको किसका मान चाहिए, सी का। सी का मतलब है कि 98 का गुणा करा दो। अब देखो ये 11 से कट जाएगा, 11 से कटेगा ये 12 बार, तो ये आ गया 12,000। ये 11 से कटेगा कितने बार 16 बार, ये 11 से कटेगा कितने बार 12 से कटेगा 4 से कटेगा 3,000 बार। ठीक है, ये 3 से कटेगा 4 बार, ये 98, यहाँ से काटोगे ये 2 से कटेगा 49 बार, 2 से 2 बार, और 2 से कटेगा ये 1500 बार। 15 चौक 60 और 135 73, मतलब कहने का मतलब आंसर आएगा 73,500 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन ही दिखानी है। 8वां, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो इस सवाल को मैं बोलता हूँ आप 10 सेकंड में हल कर सकते हो, बट आपकी थॉट बहुत अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि एबीसी एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, और एबीसी 3 उम्मीदवार है, और 10% प्रतिशत मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो मैं अगर टोटल मत परसेंटेज पे ही डायरेक्ट कैलकुलेट करूं तो 100 मत अगर मान लूं तो इसका मतलब है उसमें से 10 वोट नहीं डाले जाएंगे, तो वोट डालने वालों की संख्या कितनी होगी 90। अब देखो ए का हिसाब किताब क्या है, तो ए का हिसाब किताब है तो उसको 45% मत मिले हैं। कितने मिले हैं भाई साहब 45%। बी को कितना मिला है, तो बी को 35% मिला है, 35% कुछ निकल के आएगा। सी को कितना मिला है, तो सी को मिला है जो बचे 90 का 20%, 90 का 20% का मतलब है 18 वोट मिले होंगे। कितने वोट मिले होंगे 18, यहीं से आंसर आएगा। कैसे, उसने बोला है कि सी के वैध मतों की संख्या बतानी है, इसका मतलब है सी के पास बोला भी गया है उसने कि सी के पास जितने भी मत थे वो सारे वैध है। इसका मतलब है जो भी आंसर आएगा वो 18 का मल्टीपल होगा। 18 से ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, सिर्फ बी ऑप्शन होगा। 20 ऑप्शन ही इस सवाल का आंसर होगा। कैलकुलेशन आप इस तरह करना है इसकी, वैसे तो फंसी जाएंगे, टाइम बहुत लगेगा नहीं तो फिर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो क्या है। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है भैया, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, लाभ या हानि पूछा है वो देख लेते हैं। तो मैं 2 वस्तु मानता हूं ए और बी, ठीक है, उनका सीपी भी ले लेते हैं, पहले का सीपी दूसरे का सीपी, CP1 और CP2 लेते हैं, और मुझे कुछ पता नहीं तो मैं एक्स और वाई के रेशियो पे ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, पहले वस्तु को वो बोल रहा है 20% लाभ पे बेचता है, तो पहले का एसपी जो होगा 20% का मतलब 120% होगा, 120%, और दूसरे का एसपी क्या होगा, तो दूसरे का एसपी 10% की हानि है, तो इसका मतलब है ये 90% होगा।
लिख लिया। अब उन्होंने जो लाइन बोली है वो देख लो, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। बस इसी पे काम करना है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ये यहाँ से कट गया और ये देखो 6 बार और ये कितने बार 5 बार, तो ये x/5 आ गया और ये y/ कितना आ गया 6 आ गया। तो x और y का रेशियो जो है वो 5 अनुपात कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 5 और 6 का मतलब 11 होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे देखो क्या बोला है उसने, तो बताओ कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। अब तुम ऐसा करो, रेशियो आ गया है तो इसको 0-0 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 500 और 600 मान लो, तो टोटल पैसा हो जाएगा कितना 1100 रुपये। तुम्हारे पास टोटल पैसा हो जाएगा 1100 रुपये और इसको 20% पे बेचोगे तो ये जाएगा कितने में 600 में, और 10% की हानि पे बेचोगे 90% करोगे तो 540 रुपये बनेंगे। इसको जोड़ोगे तो पैसा बनेगा 1140 रुपये। पहली बात तो प्रॉफिट होगा तो ये दोनों खत्म हो गए। अब देखो कितने का प्रॉफिट है 40 का प्रॉफिट है। कितने पे प्रॉफिट है 1100 पे, इंटू 100 कर दो। ये 0 से 0 कट गए, 11×3 = 33, तो ये वाला भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बी इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए 10वां सवाल देख लो। 10वां सवाल क्या है, 12 संख्याओं का औसत 39 है और प्रथम 4 संख्याओं का औसत 40 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है। 5वीं संख्या 6वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं से 5 अधिक है। 5वीं संख्या 6वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 अधिक है। तो 5वीं और 6वीं संख्या का औसत बताना है। तो देखो इसको इस तरह बनाना ज़्यादा ठीक है। 12 संख्याओं का औसत 39 दिया है, 4 संख्याओं का औसत कितना है 40 है और 5 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। तो मैं क्या करूं, इनका योग निकाल दूं। जो बची हुई संख्या है उनका योग कैसे निकालेंगे, तो तुम्हारे पास ये तो 39 है, यहाँ से यहाँ गए तो एक बढ़ा, इसका मतलब टोटल वृद्धि कितने की हुई 4 की, और यहाँ पर क्या हुआ 4 कम हो गया, 39 से 35 हो गया ना, तो इसका मतलब है 4 कम हो गया और 4 कम हुआ तो कितना कम हो गया 20। इसका मतलब यहाँ घटाना था, यहाँ 16 लिख दो और 3 संख्याओं का निकल के आएगा, 3 संख्याओं का योग निकालना है। -16 करोगे तो ये कितना हो गया 9×3 = 27, 3 × 9 = 2 11 प्लस 16 कर दो, जोड़ोगे तो ये बनेगा 6 7 13 1 1 2 3, मतलब 133 तीनों का योग आएगा। अब तुम लिख लो 5वीं 6वीं और 7वीं संख्या। 5वीं संख्या 6वीं से 6 कम है, 5वीं संख्या को x मान लो। 6वीं संख्या 6 कम है तो ये 6 ज़्यादा होगी। 7वीं से 5 ज़्यादा है तो इसका मतलब 7वीं 5 कम होगी। तीनों का टोटल देखोगे तो 3x हो गया, ये +1 हो गया, ये 133 हो गया, तो 3x बराबर आ जाएगा 132। ये इससे काटोगे 312। इसका मतलब है 5वीं संख्या तुम्हारी जो है 5वीं संख्या वो आएगी 44। और आपको कौन सी संख्या चाहिए 6वीं, तो 6वीं संख्या आएगी 50। ठीक है, क्योंकि 6 ज़्यादा हो गई ना। ठीक है, इसका मतलब है 40 और 50 का योग निकाल दो, आएगा 94 और 94 का आधा करोगे तो बनेगा 47। 47 इस सवाल का आंसर होगा। अब पहली बात तो देखो, मैं आंसर बताना भी चाहता तो यहीं से बता देता। 44 और 50 का औसत निकालना है तो आंसर 44 से छोटा नहीं आएगा, ये खत्म हो गया, 44 भी नहीं आएगा और 50 से बड़ा भी नहीं आएगा, तो आंसर एक ही था अपने पास 47। 47 इस सवाल का आंसर होता। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्या है, 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो इसको ऐसे लिखो, 4 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में कर रहे हैं साहब 15 दिन में, लिख दिया। अगली लाइन में बोला 9 पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिन में करते हैं। 9 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। आगे जो उसने पूछा है वो लिख दो। उन्होंने बोला है कि उसी कार्य को 7 दिन में कंप्लीट करना है। उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करना है 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता के लिए, मुझे नहीं पता नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी लगेंगी और कितने पुरुष आने चाहिए, मुझे नहीं पता, मतलब कितनी महिलाएं लगेगी और 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं आपको काउंट करनी है। ठीक है, मान लो n डाल देते और कितना करते हैं 7। ये पहले तो सवाल है। 4 पुरुष और 5 महिलाएं मिलके कितने काम 15 दिन में करती है, 9 पुरुष और 6 महिलाएं मिलके कितने दिन में करती है 10 दिन में, तो 4 पुरुष और कितनी महिलाएं मिलके 7 दिन में करेंगे, ये पूरी इक्वेशन है। इन दोनों को अगर बराबर करोगे तो ये इससे कट जाएगा,
इधर इसे देख लो, 4m प्लस 5w, ये काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, और इधर काटोगे तो कितने बार जाएगा, 5 से 2 बार, तो 9m प्लस 6w इंटू कितना आ जाएगा 2। अब देखो गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 12। इसमें से इसे घटाओगे तो 6m बनेगा, इसमें से इसे घटाओगे 3w बनेगा। m और w का रेशियो आ जाएगा 3:1, तो इनकी कैपेसिटी मिल गई 1:2। उठा के इन दोनों में रख दो, चाहे इन दोनों में रख दो, आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो यहाँ मैं हल कर देता हूँ इसको। यहाँ अगर आप इसका सॉल्यूशन देखें, अगर m की जगह 1 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 2 रखोगे, इधर इन दोनों में रख देते हैं, ये 9 बना, और यहाँ दे रखोगे 2, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, गुणा कितने का करना है 10 का, ठीक है। 4 पुरुष है तो 4 हो गया। कितनी महिलाओं, महिलाओं की कैपेसिटी 2 है, कितनी महिलाएं लगेंगी पता नहीं, कितना है 7। अब देखो 11 और 9 कितना हो गया 21, यहाँ पे कितना हो गया 10, ये 4 प्लस 2n और कितना है 7, ये 7 से कट गया कितने बार 3 बार, 30 में से 4 गया 26, और 26 का आधा कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब आंसर आएगा 13, इस सवाल का आंसर होगा 13, इस सवाल का आंसर होगा 13, इस सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल क्या है, अशोक पूरी यात्रा को 7 घंटे में तय करता है। पहली वह अपनी यात्रा का आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बाकी का भाग 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। चलिए देखो, इधर देखो, ऐसे निकाल लेते हैं। आधा भाग 24 की स्पीड से चल रहा है, आधा भाग 32 की स्पीड से चल रहा है। चलो इनकी दूरी ले लो, 96, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, 96 आएगा तो ये 24 से 4 बार कटेगा, ये 32 से 3 बार कटेगा, 4 और 3 7 घंटे हो गए। और वहाँ पे दिए भी कितने घंटे हैं, 7 ही घंटे दिए हैं। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, आधा हिस्सा 96 का, अगला हिस्सा भी 96 का, इसका मतलब 192 इस सवाल का आंसर होगा, 192 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखो, 13 नंबर देखो, एक बर्तन में x और y का अनुपात अम्ल और अनुपात है 7:3:7, 1:3, 1:2 में x y को मिलाया जाता है। मतलब x का एक हिस्सा यूज करना है, y का दूसरा हिस्सा यूज करना है, तो टोटल बन जाएगा 3। x और अम्ल का अगर अनुपात देखोगे 3:7 में जाना है, तो इसका मतलब 3 हिस्सा चाहिए कितने में से, 10 में से। इसका एक हिस्सा चाहिए कितने में से, 3 और 1 4 में से। मुझे नहीं पता कितना हिस्सा चाहिए टोटल में से, कितना एसिड चाहिए टोटल में से, ठीक है। इनको देखो कैलकुलेट कर लो, ये इससे 2 बार जाएगा, 3/10 और 1/2 अगर आप जोड़ दोगे 3a/t के साथ, तो ये एलसीएम बनेगा 20। 20 एलसीएम का मतलब है ये हो गया 10 ही एलसीएम मान लो, 10 मान लो एलसीएम, ज़्यादा ठीक है, इधर उधर मानने से अच्छा है। 10 मान लो, तो ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो 3a/y कितना हो गया t, 8/10 बन रहा है। 8/10 का मतलब है 4/5, 4/5 का मतलब है कि तुम्हारी वैल्यू 4/15 है। अगर a का मान 4 है अम्ल का, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा b का मान कितना आएगा, 11 में से 15 में से 4 जाएगा, 11 आएगा। अब आंसर बताना है b + a, तो 11 और 4 15 आएगा, और अंतर कितने का आएगा 7 का, तो आंसर आएगा 15:7 आएगा। अगला देखो 88 की डिविजिबिलिटी देखनी है, b पे पावर a का मान बताना है, तो 8a51,463। आप जानते हो 88 को अगर आप देखोगे तो 11 × 8 में आप तोड़ सकते हो, 8 की सहायता से आप किसका मान निकाल लो, b का मान निकाल लो। तो किसी को पता है कि 46b लिखा है, 8 की डिविजिबिलिटी देखनी, लास्ट 3 डिजिट को हम देखते हैं। अगर इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ 8 का ही भाग दे दो, तो 8 पंजे 40 हो गया, ये बचा 6 के साथ b, तो 8 का 8 बार जाएगा 64। ये पता चल गया कि b का मान आना है 4, b का मान कितना आना है 4। अब देखो यहीं से देख लो, जब आप 4 की पावर करोगे, 4 के ऊपर अब तुम चाहे कुछ भी करते रहो, 81 कभी बनता नहीं, 15 कभी बनेगा नहीं, 12 कभी बनेगा नहीं, 64 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 64 आएगा इस सवाल का। ये देखो, ये तो क्लास में कराया हुआ सवाल है। अगर इस सवाल को बनाते तो मैंने बताया था कि जब भी कुछ ना हो तो यहाँ 2 का गुणा 2 का भाग करा दो,
दो का गुणा, दो का क्या करा दो, भाग करा दो। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में, एक पहलू बस निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा 4 + 2√3/4। इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, 3 × 1 = 3, तो √3 + 1/2 आ जाएगा इसका। और इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस वाला प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये इससे कट गया, जैसे ये कटेगा 2/2 आ जाएगा और आंसर इस सवाल का 1 आ जाएगा। 1 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देख लो जल्दी से। 16 नंबर है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या है, अब देखो ये मैंने कभी बताया है कि आपको सिंप्लीफिकेशन की कुछ अच्छी बातें पता होनी चाहिए। ये दूसरा पहलू है यहाँ तक, ये इसका तीसरा पहलू है, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका चौथा पहलू है। प्लस माइनस हमेशा सेगमेंट को अलग करते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं, लिखते हैं। पहला सवाल क्या लिखा जाएगा, 3/18 × 6, 18 × 3 है, 18 × 3, और कितने का गुणा कराना है, 6 का। दूसरा क्या है, 22 × 6 बटे कितना लिखना है, 18। इसको लिखना है 3 बटे क्या लिखना है, 2, और इसको क्या लिखना है, 10, माइनस इसको क्या लिखना है, 3 बटे 9 गुणा 3 × 9। ये कट के 1 हो गया, ये 3 से 3 हो गया, 6 से 3 बार गया, ये 6 से 3 बार गया। अब देखो जो मिल रहा है, यहाँ पे बचा 1/3, यहाँ बचा 22/3, यहाँ पे बचा 1.5, मतलब 1.5 हो गया ना, ये हो गया 10। ठीक है, और ये हो गया -1, 21 में से जाएगा, 21 को माइनस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का 1.5 हो गया, ये प्लस का 10 हो गया, ये -1 हो गया। अब देखो 7 और 1 8, 8 8.5 9.5 हो गया। 9.5 में से 9.5 माइनस का है, 10 प्लस का है, इसका मतलब है 0.5 बचना चाहिए। 0.5 का मतलब है 1/2 इस सवाल का आंसर होगा था। 1/2 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लो। ये सवाल बहुत अच्छा है, ज़्यादा इस पर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, पर हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आप इस बात को जानते हो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1 होती है। जो वैल्यू छोटी होती है वो 1 दिखा देगा। 4 और 7 है, तो 4 और 7 का मतलब 4 प्लस कितना एक्स्ट्रा है, 3 sin² थीटा की वैल्यू 5 है, तो sin² थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो sin थीटा का मान आ जाएगा 1/√3। 1/√3 आने का मतलब है ये √3 है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये आएगी √2। उठा के यहाँ पुट कर दो। जैसे ही आप पुट करना स्टार्ट करोगे बहुत सारे आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। √3 sec थीटा क्या होता है, तो sec थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये आ गया, प्लस tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस, अपॉन √2 cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन ये। ठीक है, ये √3 ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, √3 डाल दिया, ये हो गया कुछ, ये इससे कट गया। अब देखो √3 से √3 जाएगा तो 3 + 1 नीचे आ जाएगा √2, ऊपर जब लिखेंगे तो ये आएगा 2 माइनस के √2। ठीक है, ये आ गया 4/√2 आया, और ये आया 2 माइनस के √2। अब देखो इसको इससे काटोगे तो ये बनेगा 2√2, और इसमें से √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन ले लोगे तो ये आएगा √2 - 1, ये इससे कट जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लिख दो, कॉन्जुगेट लिखोगे तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस में √2 + 1, तो 2 × √2 + 1, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर होगा। चलो अगला देख लो। AD और AB DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है, अनुपात दिया है ABC D और E, इनका अनुपात दिया है 9:8। तो हमने बोला इसको संची बारहमासा से देखते हैं, ये 9 होगा, 9 और 8 कितना होगा, 17, तो 9:17 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखो। ये सवाल बहुत अच्छा है। त्रिभुज का अगर ये सवाल होता है तो ये सिमेट्री में अगर भुजाएं ऐसे दे दे, तो अगर ऐसी भुजाएं उसने दे रखी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सिमेट्री ये बोलती है कि तुम सबको बराबर मान लो और 1 डाल दो। 1 डालोगे तो पहली भुजा आएगी 1 + 1 √2 आएगी, दूसरी भुजा आएगी 1 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, दूसरी भुजा √5, तीसरी भुजा भी √5। इसका मतलब है कि ये भाई साहब बन गया आपका कौन सा, तो ये बन गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में आप हाइट निकाल दो। हाइट कैसे निकालोगे, इसको आधा कर दो, √2 का आधा करोगे तो ये 1/√2 आएगा,
और ये भी आपका क्या आ जाएगा 1/√2। √2 का आधा कर दो, 1 और 1 2, सही है, 1/√2 आ गया। हाइट कैसे निकालते हैं, एक बार इनको जोड़ते हैं, एक बार इनको घटाते हैं, तो आप इसकी हाइट ऐसे निकाल दो, √5 का स्क्वायर माइनस के 1/√2 का स्क्वायर। हाइट निकालोगे तो 5 माइनस के 1/2, तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया, कितना आया 9, 9/2 का रूट लेना है, तो ये आएगा 3/√2। 3/√2 इसकी हाइट आई, और इसके साथ आधी भुजा का गुणा करा दो, आधी भुजा का गुणा कराओ तो 1/√2 आ जाएगा, तो आंसर देखेगा 3/2 आएगा। 3/2 आने का मतलब है अगर ए और बी की वैल्यू 1 1 रखोगे तो 3/2 यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आज के दिन का लास्ट सवाल, आज के दिन का लास्ट सवाल। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से धातु गोलों को पिघलाकर प्रत्येक को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बनाए जाते हैं, तो वॉल्यूम बराबर कर दो बस 4/3 पाई, मतलब 10 का क्यूब, और पता नहीं कितने गोले हैं, 4/3 पाई 2 सेंटीमीटर वाले, 4/3 से 4/3 कट गया, 2 से कितने बार 5, तो ये 5 का क्यूब बचा, n आ जाएगा, तो n आएगा 125। 125 इस सवाल का आंसर होगा। 2 ऑप्शन थे, यहाँ पे 125 नहीं 25 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इस सवाल का आंसर सही होगा। सी इस सवाल का आंसर क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर क्या आएगा, 125 इस सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई एसटी के साथ। ओके।